हे फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आज हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, उसके पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो लॉसेस आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हम आज डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ या एक लेवल ऑफ वोल्टेज को दूसरे लेवल ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जहाँ पे पावर जनरेट होती है, आप हाइड्रो पावर ले लें, थर्मल पावर ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारे पास वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे वोल्टेज हाई जनरेट होते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करके एक जगह से दूसरे सिटी में लेके जाता है। ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन में अंदर एक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो करंट को हम रखेंगे तो लॉस बहुत होगा, तो इसलिए हम वोल्टेज हाई करके ट्रांसमिट कर देते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में। फिर उस सिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है तो वो जगह पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जहाँ पर वो आफ्टर डैट वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 11,000 वोल्ट आए हैं, या 22 केवी आए हैं, या 33 केवी आए हैं, या 66 आए हैं, या वर्ट या वही लास्ट, या फिर हमारे पास 132 आते हैं। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 132 को हम 66 में लेके आना चाहते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लेकर आ जाएंगे। फिर वहाँ से सिटीज़ के अंदर भी सबस्टेशन होते हैं जो 66 को 33 या 22 में लाते हैं। फिर वहाँ से 22 से 11,000 में आते हैं, 11 केवी में। फिर वहाँ से हमारी घरों के जो मोहल्ले होते हैं या सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो वो 11,000 वोल्ट से 415 में कन्वर्ट करके हमें 3 फेस देता है। तो इस सारे प्रोसेस में हमारी ट्रांसमिशन के बाद जो बूस्टिंग और होती है वोल्टेज की, तो ये हम ट्रांसफार्मर के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसको यूज़ करके करते हैं। तो इसी वजह से हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल करना है फील्ड में। तो ये इसकी ब्रीफ होगी कि ट्रांसफार्मर हमें क्यों रिक्वायर्ड है। जब भी हमें किसी भी वोल्टेज लेवल का एक फॉर्म ऑफ वोल्टेज से दूसरे फॉर्म ऑफ वोल्टेज में लेके जाना है, तो हमें ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है। आपको इस स्केच में नज़र आ रहा होगा, ये एक डिवाइस है, इसके ऊपर लगा होता है ब्रीथर। ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लगा होता है। और ये इसका व्हील है। एक्चुअल ये पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर सारे पार्ट शो किए हैं, लेकिन इस डायग्राम में मुझे वो ब्रीथर विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर पीछे वाली डायग्राम में दिखाया। और यहाँ पर व्हील भी नहीं है जिसके थ्रू हम ट्रांसफार्मर की लेफ़्ट राइट मूवमेंट करते हैं। तो मुझे इस डायग्राम में मिला नहीं था, तो मैंने इसलिए इस डायग्राम में बनाकर आपको शो किया है कि ट्रांसफार्मर में ये भी एक पार्ट है और ये भी है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोर, टैंक, वाइंडिंग, बुश, बुकल्स, रिले, ब्रीथर, कंजर्वेटर टैंक, टैप चेंजर और रेडिएटर। तो आइए देखते हैं हर एक पार्ट का क्या क्या पर्पस है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर में। कोर क्या है? कोर एक मेटल की, धातु की प्लेट है, जो कि एक प्लेट दूसरी प्लेट तीसरी प्लेट आपस में मिलके एक कोर बनाते हैं, जिसे हम कोर का नाम देते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर का अंदर लगाई जाती है। ये एक साइड पे इसके इनपुट हम देते हैं, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, और सेकेंडरी साइड पे दूसरे एंड पे हम इससे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको रेड कलर में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग के नज़र आ रहे होंगे।
और सेकेंडरी साइड पर ब्लू लेस नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये कोर आपस में प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों बनाई गई है, एक ही मेटल के थ्रू इसको कट करके क्यों नहीं बनाया गया। तो आपका ये मुश्किल भी मैं दूर कर देता हूँ कि इसके एक प्लेट को बनाकर इसके ऊपर हम वार्निश करते हैं, पेंट कर देते हैं, इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, फिर दूसरी को प्लेट को भी इस तरह ही करते हैं और सब प्लेटों के ऊपर इंसुलेशन यानी कि एक पेंटेड इंसुलेशन हो जाती है, जिसे लेमिनेटेड कहते हैं, लेमिनेटेड कोर हम चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका लॉस इसके साथ हट जाता है, इसका अपना फ्लक्स होगा, इसका अपना फ्लक्स होगा, इस प्लेट का अपना फ्लक्स होगा, हर फ्लक्स आपस में मिल के एक हमें फ्लक्स देते हैं, जिससे हमारी लीकेज ख़त्म हो जाती है। जब एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को कट करता है उसमें लॉसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम ये करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये पूरा एक ही मेटल का होता तो उसके बहुत ज़्यादा फ्लक्स लीकेज होता और बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। सो उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम इसको स्मॉल प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि ये ई और आई टाइप लेमिनेटेड कोर कहलाएगी। हम देख लेते हैं कि ये आपस में जुड़ के इस तरह की कुछ शेप आती है, और ये जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये चैनल, इसके थ्रू इसको टाइट करके इतना टाइटनेस किया हुआ नट बोल्ट के थ्रू ताकि ये इसमें कोई गैप ना रह जाए, कोई स्पार्किंग या कोई इस तरह की चीज़ जनरेट ना हो उसमें। ओके। ये जो कोर है वो इस टैंक के अंदर, ट्रांसफार्मर टैंक ये है, इसके अंदर रख दी जाती है। और सॉरी दोस्तों, और इसके अंदर हम ऑयल फिल कर देते हैं। ये आपको कोर नज़र आ रही है और इसके ऊपर हमारी ये जो राउंड शेप है ये हमारी वाइंडिंग है। सबसे इनसाइड आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ये इंसुलेटिंग पेपर है जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर आपको ब्लू कलर की एलवी वाइंडिंग नज़र आ रही है जो कि सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर उसके बाद इंसुलेटिंग पेपर फिर आ जाएगा आपका, और उसके ऊपर आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है। तो ये वाइंडिंग 3 फेज़ है, रेड येलो ब्लू 3 फेज़ हैं, उसकी अलग अलग वाइंडिंग है, और ये इसी को ऊपर इस तरह से चढ़ाई जाती है, और ये पूरा पार्ट हम ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर डाल देते हैं। ये ट्रांसफार्मर बुशेस, ये क्या है, ये आपको जो ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है इसको बुशिंग कहते हैं। 1 2 3 रेड येलो ब्लू, ये HV साइड के बुशिंग्स हैं, हाई वोल्टेज साइड के। और ये छोटे बुशिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये बुशिंग आपके LV साइड के हैं। ये 4 होते हैं, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। तो जो 4 साइड होंगी वो आपको देख के पता लग जाएगा कि ये न्यूट्रल 4 इसमें हैं, तो एक न्यूट्रल है, तो ये LV साइड की हैं। और प्राइमरी साइड की हमारे पास 3 बुशिंग होगी। तो ये आपको बुशिंग इस तरह से पता लग सकती है। फिर आपकी आ जाती है बुकर रिले। बुकर रिले ये एक पार्ट है, इसकी स्टेप फ्लैंज होती है, स्टेपी फ्लैंज होती है, जो कि हम कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में इंसर्ट करते हैं। इसका क्या काम होता है आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर जब ट्रांसफार्मर का होता है, जैसे हाई वोल्टेज जब इसमें से ट्रांसफार्म हो रहे होते हैं तो उस पर सेकेंडरी साइड पे लोड बढ़ जाता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्जेशन होती है वोल्टेज लेवल की, तो उस दौरान सेकेंडरी साइड पे लोड बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि ऑयल में एक्सपेंशन होती है, क्योंकि वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी एक्सपेंशन की वजह से जो हमारे पास अगर ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है तो वो इस टैंक में आता है, तो अंदर प्रेशर भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो उस केस में अगर ट्रांसफार्मर में हाई प्रेशर रहता है या उसका ऑयल का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये रिले ट्रिप करवा देती है। मज़ीद मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह उसकी सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके टॉपिक को कवर करूँगा, ये क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसका बेसिक नॉलेज दूँगा। अगर आपको इसके बारे में और मज़ीद जानना है तो प्लीज़ मुझे
कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रीथर। ब्रीथर क्या है, जो कि आपको मैंने पहले ही भी दिखाया है वीडियो के पिक्चर में। इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है नॉर्मल कंडीशन में सिलिका का, जब इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होते। जब एक्सपेंशन होती है कंजर्वेटर टैंक में, एक्सपेंशन टैंक में या बैलेंसिंग टैंक में, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो इसके अंदर से एयर आउट होती है, ठीक है। फिर जब तेल या ऑयल ट्रांसफार्मर का अपनी वापस हालत में पहुंचता है, तो यहाँ से एयर इन होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका ऑयल फिल्टर है, जो कि डस्ट वगैरह कैच कर लेता है। जो बाहर की हवा में डस्ट और जिसे कहते हैं आलूदगी होती है एयर के अंदर, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो नमी वगैरह होती है वो ये सिलिका जेल अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। उसके बाद जो हवा इसके अंदर एयर जाती है उसके बाद, तो सिलिका का कलर ये होता है। अगर इसमें मॉइस्चर के ज़रात इंक्रीज़ होते जाएँ विद टाइम, तो ये कलर पिंक हो जाता है, तो उस केस में हमें इसको रिप्लेस करना होता है। तो ये ब्रीथर का फ़िलहाल जो पर्पस है वो ये है। और उसके साथ जो ऑयल फ़िल्टर लगा है वो सिर्फ डस्ट को निकालता है, बाकी जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल निकालता है। इसके बाद आ जाता है टैप चेंजर। टैप चेंजर बेसिकली क्या है, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर 132 kVA से 33 kV ट्रांसमिशन हो रही है स्टेप डाउन में, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ 132 kV हमारा ग्रिड स्टेशन ख़राब हो गया है, तो हमारा मैं उसकी जगह उस ग्रिड स्टेशन में 66 kVA भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 66 kVA पे मैं अगर चाहता हूँ इनपुट लेना, तो मैं 132 का टैप पे तो नहीं रख के करूँगा, मैं करूँगा इसके 66 के टैप पे। तो 66 टू 11 अगर केवी ट्रांसमिशन हो रही है, तो मैं 132 के टैप को 66 के लाकर इस जगह पर रख दूँगा, तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी, मतलब वाइंडिंग के टर्न्स उसमें कम काउंट होंगे। तो हमारा 132 से 66 पे आ जाएगा टैप। फिर उस टैप से इनपुट मैं 66 दूंगा उस ट्रांसफार्मर में, फिर वो 66 कन्वर्ट होके 11 kV में लेके आ जाएंगे। तो बेसिकली ये पर्पस होता है टैप चेंजिंग का। तो हम रेडिएटर एक किस्म का एक ऑयल कूलिंग सिस्टम है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल इंक्रीज़ करता है ना, एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर जब वाइंडिंग का इंक्रीज़ होगा तो उसके अंदर ऑयल हीट अप होता है, तो ऑयल में बबल्स बनते हैं, तो वो एक किस्म का एक्सपेंशन उसके अंदर होती है, गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो ऑयल जब एक्सपेंड होता है तो वो ये इस लाइन के थ्रू इसमें आता है, और यहाँ से इन शाखों के थ्रू, इन ब्रांचेस के थ्रू इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो वहाँ से आउट होके इसमें आता है, फिर बॉटम से कलेक्ट होके इस लाइन के थ्रू वापस इन हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर कूलिंग प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा टेम्परेचर का ऑयल है वो इसमें आकर थोड़ा टेम्परेचर डाउन होके वापस चला जाता है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ होता है, इस तरह का कूलिंग प्रोसेस। जो हमारे ग्रिड स्टेशन में बड़े पावर जहाँ जनरेट हो रही होती है, वहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है वो उसके ऊपर फैंस भी लगे होते हैं, इसके ऊपर फैंस लगे होते हैं, वो इसको भी कूल कर रहे होते हैं। ये तो नेचुरल हमारी एयर से कूल हो जाता है ऑयल, वहाँ से टॉप टू बॉटम ड्रॉप करके इसमें इन करने से हमारा जो ऑयल के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइंडिंग का टेम्परेचर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर में यहाँ पर फ़ैन भी लगे होते हैं। देखने को आप कभी मिले आपको तो वो देखिएगा, तो यहाँ पर ना आपको फ़ैन भी लगे हुए मिलेंगे, दो दो फ़ैन। तो उसको रेडिएटर के और ज़्यादा कूलिंग के लिए वो यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं लॉसेस हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। पहला आता है कॉपर लॉसेस, उसके बाद आयरन और कोर लॉसेस, जो कि हिस्टेरियल लॉसेस और एडी करंट लॉसेस पे कंसिस्ट होता है। उसके बाद आता है स्ट्रे लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, जिसमें मैग्नेटिक्शन लॉसेस आता है, और देन लास्ट में हमारे पास अदर लॉसेस में हमारा मैकेनिकल लॉसेस आता है। तो पहले बात कर लेते हैं कॉपर लॉसेस की।
कॉपर लॉस हमारा कौन सा लॉस होता है, जब हमारे पास जैसे कहते हैं वाइंडिंग है, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके जो मटेरियल होता है वो कॉपर का होता है। तो उसके अंदर जब हमारी इनपुट वोल्टेज आते हैं प्राइमरी के अंदर कॉइल के, तो उसके अंदर फ्लक्स ट्रैवल करके सेकेंडरी में वाइंडिंग में आता है ट्रैवल करके। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो कॉपर के अंदर जब करंट आता है कॉपर वाइंडिंग के अंदर, तो उस वाइंडिंग, आपको पता है मेटल की है, कॉपर कॉपर एक मेटल है, तो उसके अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो उस रेजिस्टेंस जो हमारे करंट के फ्लो में रुकावट डालती है, तो उसकी वजह से जो लॉस आता है उसे कॉपर लॉस कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि घर में एक स्विच होता है हमारे पास लाइट का, ठीक है। लाइट के स्विच ऑन करने से वो पावर हमारे लाइट के अंदर जाता है, लेकिन स्विच के अंदर जो पावर पहले से ही आ चुका हुआ है, लेकिन स्विच ऑफ पोजीशन में, तो मीटर से हमारी मेन केबल आ रही है, वायर आ रही है स्विच के अंदर, वो तो ऑन रहती है 24 घंटे। हम तो स्विच ऑन ऑफ करते हैं जो लाइट को ऑन ऑफ करवाता है, लेकिन जो कॉपर की वायर के अंदर जो पहले से करंट आ चुका है स्विच तक, तो उसके अंदर 24 घंटे तो वो करंट तो रहेगा ही रहेगा। ऑन ऑफ करेंगे तो तभी लाइट ऑन होती है, लेकिन पीछे तो करंट रहता ही रहता है ना। तो वो करंट हमारा इन फॉर्म ऑफ कॉपर लॉसेस वो रिलीज़ होता रहता है। तो इसी वजह से हमारे जो घर होते हैं उसके अंदर जो बिल आता है हर मंथ, अगर हम घर पूरा मंथ क्लोज रखते हैं, कोई भी बिजली इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ बिल आता ही आता है जो कंपनी हमें देती है। तो उस बिल को हमें किस वजह से आता है, हमें इसी वजह से आता है कि वो पीछे से तो पावर आ ही रही है ना हमारे घर में, वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो केबलों में तो आ रहा है वो करंट, सिर्फ हम यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए उस केबलों में जो करंट आ रहा होता है ना, वोल्टेज आ रहे होते हैं, उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं ना, वो कॉपर लॉसेज में आता है, वो बिजली इन द फॉर्म ऑफ बिजली के बिल में आता है हमारे घरों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे आयरन और कोर लॉसेस। आयरन हमारे जो कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर होता है, ठीक है। उसके अंदर उसकी भी लॉसेस होते हैं, इसको कहते हैं आयरन लॉसेस। आयरन एक मटेरियल है, उसके भी लॉस होंगे। वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक एडी करंट लॉसेस होता है और हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं एडी करंट की। तो आयरन लॉसेस में एडी करंट लॉसेस वो लॉस होता है जब हमारे पास फ्लक्स होते हैं। एडी करंट लॉसेस, एडी करंट वो लॉस होता है जो हमारी कोर के अंदर जो गैप की वजह से जो रिवर्स करंट फ्लो करता है, यानी कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस पिक्चर्स में आपको दिखाया है कि जो हमारी कोर होती है वो बारीक बारीक प्लेट्स की मिल के बनती है। हम तो उसको जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई माइनर गैप रह जाता है, उसकी वजह से एडी करंट रिवर्स करंट फ्लो करता है, जो हमारे नॉर्मल करंट के ऑपोजिट होता है। तो उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, उसको हम ईच एंड एवरी प्लेट, जो प्लेट्स होती हैं कोर की, उसको हम डिप कर देते हैं वार्निश के अंदर। उसके बाद हम सारी प्लेट्स को आपस में पैक कर देते हैं, तो उससे कोई भी गैप का चांस उसमें ज़ीरो हो जाता है, और उसमें लॉसेस बिल्कुल भी माइन्यूट हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। ये वो लॉस होते हैं जब कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर जब मैग्नेटाइजेशन होती है साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में, पहले मैग्नेटाइज होता है, फिर ज़ीरो होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। तो इस दौरान जो लॉसेस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स होती है, उसके अंदर जो लॉस होता है, कुछ कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 100% आपको पता है एफिशिएंट नहीं होते, मतलब कि एक डायरेक्शन के की तरफ नहीं मूव करते, यानी कि पहले राइट मूव करेंगे तो 100 में से 95 तक राइट मूव करेंगे, 5 जो होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। तो वो उसमें उसकी वजह से जो लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस होता है।
यानी कि मैग्नेटाइजेशन में राइट ऑल इलेक्ट्रॉन को राइट मूव करना चाहिए, लेकिन 5 मूव नहीं करते। फिर उसके बाद जब लेफ़्ट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो वो जो हमारी जो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो लॉस प्रोड्यूस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। उसके बाद आप आ जाता है स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस लीकेज ऑफ फ्लक्स, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया था वाइंडिंग कि पहले प्राइमरी वाइंडिंग आती है, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो एलवी वाइंडिंग पहले आती है, लो वोल्टेज, ठीक है, उसके ऊपर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो वो आपस में इंटरकनेक्ट होती है। तो उसका हाइट, डेप्थ, ईच एंड एवरीथिंग इक्वल होता है। तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लीक जो कर जाता है हमारा, उसमें हमारे पास जो लॉस आता है उसको स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग को एक्यूरेट उसके ऊपर एग्जैक्ट उसके ऊपर ही सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इंटरकनेक्ट करके रखते हैं, ताकि कोई भी फ्लक्स लीक ना हो। लेकिन फिर भी आपको पता है 100% कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं होती, तो लीकेज फिर भी आती है फ्लक्स के अंदर, तो उसको उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको स्ट्रे लॉस कहते हैं। फिर अब आपके पास आ जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये हमारे पास कौन सा लॉस होता है, जो पेपर हम इंसुलेटिंग पेपर रखते हैं उसका भी अपना एक लॉस होगा, इंसुलेटिंग पेपर वार्निश, तो उसकी वजह से जो लॉस आता है उसको डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। तो जो उसके अंदर आता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्शन लॉसेस, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस वो लॉस होता है जब ट्रांसफार्मर एक वजह से जो हमारे पास आपको पता होगा कि आप कभी भी ट्रांसफार्मर के करीब जाएं, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे ही आप करीब जाते हैं आपको एक हमिंग टाइप साउंड सुनने को मिलता है, जिस जो इस तरह से कुछ होता है, लाइक दिस। तो वो लॉस एक साउंड की फॉर्म में होता है। वो ट्रांसफार्मर की, यानी कि आप कह सकते हैं प्लेट्स हो जाएं कोर की, या उसकी फिटिंग हो जाए, या कुछ भी उसकी आपस में जो वाइब्रेशन टाइप नॉइज़ निकलती है ना, वो हमारी फ्लक्स की होती है। जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है ट्रांसफार्मर का, हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, जब फ्लक्स ट्रेवल कर रहा होता है ना, उसकी वजह से प्लेट्स की आपस में वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस कहते हैं। लेकिन ये वाइब्रेशन नहीं होती, ये एक किस्म का नॉइज़ की फॉर्म में साउंड रिलीज़ हो रही होती है, तो उसको हम इसके अंदर लेके आते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के अंदर वो आता है, तो उस लॉस को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस कहते हैं। फिर आपका आ जाता है मैकेनिकल लॉसेज, जो मतलब कि मैकेनिकल जो फॉल्ट होते हैं, यानी कि ऑयल कहीं लीक हो रहा है बॉडी के अंदर से ट्रांसफार्मर की, या रेडिएटर जो आपको मैंने आपको पीछे दिखाया है, तो उसके अंदर जो अ, जो कोई लीकेज हो या कोई बेंडिंग हो या कोई टेढ़ा हुआ हो, उस तरह की कुछ मैकेनिकल फेलियर हो, तो उसको उस लॉसेस को हम कहते हैं, वो मैकेनिकल लॉसेस में आ जाते हैं। आपको मैं फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये आपको, आप कर्सर देख रहे हो, ये जो है ना, ये रेडिएटर है। ये जो रेडिएटर, इसमें क्या होता है, ऑयल आता है, ऑयल ट्रांसफार्मर के टैंक से निकल के इसमें आता है। जब हाई, आपको मैंने बताया था, जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है वाइंडिंग का, तो ऑयल निकल के कंजर्वेटर टैंक में आता है, एक्सपेंड होता है। तो वो इसमें भी आता है, इसकी फिन्स में आता है, फिन से होके वापस लूप में होके दोबारा चला जाता है अंदर, फिर आता है, फिर वापस चला जाता है, इस तरह से प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा रेडिएटर का पार्ट आ जाता है। तो इसमें कोई अगर लीकेज है, या कोई ऑयल लीक है, या कोई भी मैकेनिकल फिटिंग लूज़ है, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो मैकेनिकल लॉसेस में आ जाता है हमारा। तो आपको अगर कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो में कुछ चीज़ आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं आपको ज़रूर उसको रिज़ॉल्व कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप अपना ख्याल रखिएगा आप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। टेक केयर, बाय। और अगर कोई आपको इस वीडियो में कोई
मसला है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक भी आपके सामने जल्द से जल्द लेकर हाज़िर हूँ। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।